तो अब देखो, अब थोड़ा सा मतलब अब से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं अपने। दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि उस जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सो दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जाता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होना मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग होना। जैसे मान लो मेरे पास 5 अलग अलग कलर्स की बॉल है, तो मैं क्या कहूँगा, सारी की सारी बॉल्स डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर मेरे को 5 एक जैसी बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम कलर की, एकदम सेम जैसी दिखने में हो, तो उनको मैं क्या कहूँगा, आइडेंटिकल बॉल्स। सो पहले हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? विल स्टार्ट विथ दिस थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन when all objects are distinct. डिस्ट्रीब्यूशन when all objects are distinct। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। ये बहुत मैटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, पहले क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में पढ़ोगे कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है उस क्वेश्चन को, जो सिखाएंगे हम। तो अब इसमें बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं। जैसे मान लो केस 1, let n different objects are to be distributed among n persons so that each person gets one object। ठीक है, so that each person gets one object। मतलब हमारे पास n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और पर्सन्स भी कितने हैं, उतने ही हैं, ताकि हर एक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिले। तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा? इसका नंबर ऑफ वेज होगा n फैक्टोरियल। यस, n फैक्टोरियल। तुम ऐसे सोचो, हम लोग हमेशा ना ऑब्जेक्ट्स को हाथ में लेते हैं और पर्सन्स को एज अ ब्लॉक बना देते हैं। पर्सन्स को कैसे बना देते हैं? एज अ ब्लॉक। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन n। से तो अब जैसे, नंबर फिल करने जैसा हो गया। हाँ सो डिजिट्स वाला क्वेश्चन रहता है ना, नंबर। हाँ, तो जैसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शंस थे हमारे पास? पहले ऑब्जेक्ट n ऑप्शंस थे कि इन n पर्सन्स में से किसी को भी दे दिया ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो इसको ऑब्जेक्ट मिल गया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? n-1। अब ये वाला ऑप्शन तो चला जाता, ठीक है, n-1। मान लो इसको मिल गया दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर ऐसे ही तीसरे के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं? तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए n-2। ऐसे ही लास्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ही तरीका होता। तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारा? n फैक्टोरियल। So if I have n different objects and I want to distribute those objects among n persons
so that each person receives one object, then number of ways is n factorial. या तो ऐसे सोच सकते हो या तुम ऐसे सोच लो कि हमारे पास पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 ऐसे ही पर्सन n तक है और ऑब्जेक्ट्स भी हैं, से n ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 ऐसे ऑब्जेक्ट n. अब इन n ऑब्जेक्ट्स को आपस में परम्यूट कर दो या अरेंज कर दो n प्लेसेस पे. तो जैसे एक अरेंजमेंट ऐसा ही बन गया, दूसरा अरेंजमेंट से O2, O3, O1, On-1. तो ऐसे अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? बोलो स्टूडेंट्स, सब लोग. n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल. तुम लोग का पार्टिसिपेशन चाहिएगा इसमें, ठीक है? इस ऐसे नंबर ऑफ कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल. n factorial. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक अरेंजमेंट, जैसे ये वाला जो पहला अरेंजमेंट है वो क्या बोल रहा है कि O1 जो है P1 को मिल गया, O2 जो है P2 को मिल गया, O3 जो है P3 को मिल गया, On जो है Pn को मिल गया. तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो गया. ऐसे ही दूसरा अरेंजमेंट क्या कहता, O2 P1 को मिल गया, O3 P2 को मिल गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 होता. ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते थे? n फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर. हाँ. तो हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या है, जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही पर्सन्स हैं और सबको क्या करना है, एक एक ऑब्जेक्ट देना है हम लोग को. अब केस 2, इन केस 2 let there are n different objects and they are to be distributed among r persons. ये तो NPR होगा. रुको पहले क्वेश्चन पूरा लिख लें. तो among r persons all objects should be distributed but no restriction on number of objects given to one person. given to any person. Okay. मतलब कोई भी बंदा कितना भी ऑब्जेक्ट रख सकता है. तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास जो है r पर्सन्स है, तो वही पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 टिल पर्सन r है. तो मैंने ऑब्जेक्ट्स हाथ में लिए. हाथ में किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं. और डिस्ट्रीब्यूट किया किसको जाता है? पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ऑब्जेक्ट्स को हाथ में लिए. तो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस थे? हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 टिल ऑब्जेक्ट n. पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस? R options. पहले ऑब्जेक्ट के पास r ऑप्शंस थे. हाँ, वो पर्सन 1 को मिल जाए या पर्सन 2 को मिल जाए या पर्सन r को मिल जाए. हाँ सर. अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस थे? R कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. r-1. R सर. R सर सेम पर्सन के पास भी जा सकता है. r, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया कि अगर किसी एक बच्चे को, एक पर्सन को ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसको फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता. मतलब ये एक तरीके का वो हो गया कि रेपिटेशन अलाउड है, वैसे टाइप की चीज. हाँ सर. ऐसे ही हर पर्सन के पास कितने ऑप्शंस होते हैं? R into r. ये कितनी बार r रिपीट हो रहा है?
जितने n ऑब्जेक्ट्स टाइम्स हैं n टाइम्स जितने ऑब्जेक्ट्स हैं n raised r रेज टू n। r raised to n. r raised to n। तो क्या सर बन तो गया? लेटर बॉक्स वाला प्रॉब्लम जैसा हो गया। हाँ, so this is number of ways is r raised to n। ये बात समझ में आई? देखो केस वन और केस, हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा नहीं होगा क्या कि कोई ऑब्जेक्ट किसी को भी नहीं दिया? नहीं, ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो जब मैं पहला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं तो मेरे पास r पर्सन्स खड़े हैं ना लाइन में, तो मैं इनमें से किसी एक को तो दूंगा ना। अच्छा हाँ हाँ मतलब, सर, हाँ मतलब तुम्हारा उसमें r+1 हो जाता अगर वो पॉसिबिलिटी रहती तो। हाँ, तो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन के पास ना जाए, ये क्वेश्चन है ना। हाँ नहीं, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी बंदे के पास जा ही रहा होगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस 1 एंड केस 2? केस 1 में n ऑब्जेक्ट्स थे और n पर्सन्स को देने थे ताकि रेस्ट्रिक्शन था। सबको एक एक मिल जाए, ताकि सबको एक एक मिल जाए, तो उसमें n फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स हैं और r पर्सन्स को देना है। अच्छा, इसमें बोला है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बस किस पर्सन को कितना मिल रहा है वो चलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का मैं स्पेशल केस लिखूं, इसी का स्पेशल केस केस 2 का, नंबर ऑफ वेज r पर्सन है तो r टाइम्स देंगे ना। क्या? r पर्सन है तो r टाइम्स देंगे ना। नहीं, हम लोग किसको उठाए? हाथ में ऑब्जेक्ट को उठाए ना। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए आर ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट 2 के लिए आर ऑप्शंस, ऐसे ये वाला जो है ऑब्जेक्ट n के लिए आता, ओके सर। तो n ऑप्शन। मतलब तो अच्छा, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कितनी जगह जा सकता है? सर हम ऐसे क्यों नहीं करते पर पर्सन 1 को एंड ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे ऐसा? वो फिर थोड़ा एक गलत चीज हो जाती। तुम ऐसे सोचो, लेंदी हो जाए। नहीं लेंदी नहीं, लेंदी नहीं हो, अगर- n रेज़ टू r आएगा आंसर फिर। हाँ वो n रेज टू आर पता है क्या बताएगा? मतलब तुमने ऐसे लिखा पर्सन 1 पर्सन 2 टिल पर्सन आर, पर्सन 1 के पास कितने ऑप्शन? जैसे तुम सोचते कि मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 टिल ऑब्जेक्ट n है, तो तुम सोचते कि पर्सन 1 के पास कितने ऑप्शंस? तो वो बंदा कहता है n ऑप्शन। तो जैसे मान लो पर्सन 1 को मैंने O2 दे दिया, अब पर्सन 2 के पास मैं सोचता कि कितने ऑप्शन, तो मैं कहता कि n ऑप्शन। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती कि पर्सन 2 के पास भी O2 आ जाए। हाँ सर। अब ये पॉसिबल है क्या कि पर्सन 1 No, और sir. पर्सन 2 दोनों के पास O2 आ जाए? कोई ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पर्सन के पास साइमल्टेनियसली हो सकता है क्या? नहीं सर तो वैसा O2 के वक्त क्यों नहीं होता फिर? O2 हम मतलब अगर वो हम r पर्सन्स को दे रहे हैं तो दूसरे हाँ, बार तो- भी। हाँ तो तुम ऐसे सोचो कि O1 अच्छा हाँ, पर्सन r पर्सन में से एक को ही जाएगा, समझा। O1 जो है पर्सन 1 को चला गया और O2 भी जैसे मान लो पर्सन 1 को भी चला गया, तो ठीक हाँ है। सर, ये कोई चलेगा। आदमी तो होल्ड कर सकता है ना दो ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। तो एक बात बस हमेशा ध्यान में रखो कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं r रेस टू n एंड n रेस टू r में, जैसे तुम लोग अभी कंफ्यूज हो गए। तो उसमें तुमको क्या याद रखना है? हम लोग को याद रखना है कि वी विल कीप ऑब्जेक्ट्स इन आवर हैंड। इंसानों को हाथ, अरे सॉरी, ऑब्जेक्ट्स को हाथ में लेके इंसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इंसानों को थोड़े हाथ हाथ में लूंगा मैं, ठीक है। सो नोट क्या लिखेंगे? वी विल कीप ऑब्जेक्ट्स in our hand and distribute them तो हाथ में हम लोगों ने किसको लिया? ऑब्जेक्ट्स को लिया
और पर्सन जो है वो मतलब जैसे मान लो लाइन लगा के खड़े हुए। सो केस 1 और केस 2 के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? सर 1 मिनट, केस 2 की हाँ। वो सेंटेंस दिखा ना सर, वो केस 2 जो लिखा था ब्लैक में। नहीं, यही 1 मिनट। हो गया सर। चलो नाउ वी विल कम टू केस 3। अब केस 3 में क्या है? केस 3 में क्या है देखो जरा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, देखो मैं जो लिखता जा रहा हूं उसकी इमेज तुमको दिमाग में क्रिएट करनी है। ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल n different objects among r persons where r is greater than n, such that no person gets more than one object. Such that no person gets more than one object. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का है कि 5 प्राइजेस हैं और 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ताकि किसी को भी एक से ज्यादा प्राइज ना मिले। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? सर ये आरपीएन हो जाएगा ना? हाँ, इसका नहीं। ये मतलब हो रहा होगा कि 5 लोगों को प्राइज मिल रहा होगा और 5 लोगों को एक एक प्राइज मिल रहा होगा और 3 लोगों को एक भी प्राइज नहीं मिल रहा होगा। सर आरपीएन मतलब? आरपीएन परम्यूटेशन, वो पीआर वाला, या हम लोग तो सी में सीखे तो दिस विल बी सेम एज, इसका क्या मतलब होगा? RCN into n factorial. अच्छा वैसा भी, ओके सर। हाँ, आर पर्सन विल गेट वन ऑब्जेक्ट and remaining won't get any object. Remaining won't get तो any ऐसा object. नहीं कर सकते था n+1 फैक्टोरियल टाइप एक पॉसिबिलिटी की कोई ऑब्जेक्ट मिला ही ना? सर क्या? सर n person will get one object रहेगा ना? हाँ सर, वही बोल रहा था मैं भी। हाँ n हाँ, परसेंट sorry, n person will get one object and remaining r minus n won't get any object. तो सबसे पहली बात कि हम लोग को ऐसे सोचना होगा कि कौन से वो n पर्सन्स होंगे, r पर्सन्स में से कौन से n पर्सन होंगे जिनको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा RCN वेज से। सर सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने ही हैं? हाँ, सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने। अरे हाँ, r ग्रेटर और देन ऑल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब फिर n ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है और n पर्सन्स भी हैं, तो उनको अरेंज कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल से। ये चीज समझ में मतलब आई? n सिलेक्ट किया हाँ, r पर्सन में से n और पर्सन्स को उनमें सेलेक्ट कर distribute लिया। नहीं और सर, नहीं समझा। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास सर हम पांच परम्यूटेशन से अलग क्या कर रहे हैं फिर अभी? परम्यूटेशन से ज्यादा अलग नहीं, मतलब अभी तक तो परम्यूटेशन वाला ही कर रहे हैं, ये समझो। अभी आगे जो आएगा ना उसमें थोड़ा परम्यूटेशन से अच्छा, अलग उसमें आएगा। ग्रुप्स भी होंगे क्या, मतलब आगे? हाँ, मतलब ये तो तीसरा केस है ना, और ये तीसरा केस, ऐसे केसेस जो है मतलब हम लोग एज अ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बहुत बार। जैसे हाँ 5 सर, ये प्राइस है, सब केसेस 8 पर्सन्स है, 5 प्राइस है और 8 पर्सन्स है, ईच गेट्स एट मोस्ट वन, ईच गेट्स एट मोस्ट वन। इसका क्या मतलब होता? इसका ये मतलब होता कि 5 पर्सन को ही प्राइज मिल रही होती, 5 पर्सन को प्राइज मिल रही होती, 1 ईच,
इसका यही मतलब होता है ना। सर इसका हाँ, मतलब सर। ये भी तो हो सकता है ना किसी को प्राइस ही नहीं दिया। नहीं, नहीं, सब सारे प्राइस को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना बेटा। आई हैव टू तो वो डिस्ट्रीब्यूट। लिखना पड़ेगा ना, मैंने लिखा है, देखो। एट मोस्ट बोला है। नहीं, अच्छा, नंबर ऊपर ऑफ वाले वेज ऑफ कंडीशन के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूटिंग ओके सर। ऑल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑल एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखा है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे को हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें समझ में आया, मुझे लगा वो थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग को 8 में से 5 लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से वो 5 लोग होंगे। तो जैसे मान लो 8 में से 5 लोग सेलेक्ट हो गए, P1, P3, P4, P5, P6। अब 5 प्राइस है, तो 5 प्राइस को 5 लोगों में अरेंज डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इनटू 5 फैक्टोरियल। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम लोग हमेशा NCR इंटू आर फैक्टोरियल यूज करते हैं, तो ये हाँ। थोड़ा सा। हाँ, तो तुम बस ये सोचो कि जो बड़ा है RCN है, तो R बड़ा है और N छोटा है, तो R ऊपर आ जाएगा, N नीचे आ जाएगा। और फिर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा यार कि सर ऐसे तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। हाँ, ऐसे मतलब क्वेश्चन भी कर चुके हैं 8 in डिजिट fact। नंबर 3 डिजिट से फॉर्म करना रहता है, तो 3 प्लेसेस चूज कर लेते हैं पहले। हाँ, 8C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। सर ऊपर सुन कीजिए जरा प्लीज, 1 मिनट। सर मतलब ये हम लोग जो केसेस कर चुके हैं उन्हीं का एक प्रॉपर रिटर्न हाँ, फॉर्मेट एक हो गया। समरी फॉर्म है। ओके। मतलब ऐसे हमारे पास कितने, ऐसे हमारे पास जो है 5 केसेस हैं। ठीक है, तो जो केस 1, केस 2, केस 3 है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस सर, प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इस पर। हाँ, इसके प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो मतलब और कितनी वैरायटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो देख रहे हैं। अभी हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। हम लोग NCR वाला फॉर्मूला कब लगा सकते थे, जब ऑब्जेक्ट्स हमारे सब डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट हो, तब NCR वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. yes ओके, नाउ लेट्स कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? n different objects are to be distributed, and different objects are to be distributed among R persons। यहाँ पे no restriction on number of objects to be distributed ठीक है, no restriction on number of objects to be distributed, and any person can get any number of objects। Any person can get any number of objects, फिर at least one object should be distributed। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो। 1 to the power n minus 1। यस, ओके, इसको ध्यान से पढ़ो सब लोग, और एक बार इसको समझो कि क्या लिखा है। सर इसमें क्या बढ़ा है n या r? इसमें एज सच कोई वो कंस्ट्रेंट नहीं है एन या आर में से कौन बड़ा हो। ठीक है, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अगर तुमने पढ़ा तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास
से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 7 पर्सन्स हैं, ठीक है, तो मैं दो नहीं है। चाहूँ तो एक ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 10 ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कहाँ से पता चला? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों के टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो पर्सन्स होते से P1 से लेके कहाँ तक? P7 तक, सर पर्सन्स ज्यादा होते तो फिर कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो एक सर तो ऑब्जेक्ट, जीरो आ सकता है ना, मतलब किसी को। हाँ किसी को तो 0 आएगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तुम ऐसे सोचो, हाँ, एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मान लो, अब वो एटलीस्ट वाला लाइन नहीं आएगा बस। हाँ, तो वो O1, जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स में से 10 ऑब्जेक्ट्स O1 O2 O3 टिल O10 होते, तो जैसे मान लो वो जो 1 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना था वो मैंने O3 डिस्ट्रीब्यूट करना था और वो P2 को मिल गया, ठीक है, एक सिनारियो ऐसा हो सकता था। या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स अगर से डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो O4 और O7 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो हो सकता था कि दोनों P1 को मिल जाए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रही बात? अच्छा, जैसे मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो O1 O2 O3 इसको मिल जाए, O4 O5 इसको मिल जाए, O7 O8 इसको मिल जाए, O9 इसको और O10 इसको। तो हम लोग कैसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए या इसका फॉर्मूला निकालने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। सर R+1 आप एक और बात raised to समझा सकते हो n ये -1 नहीं आएगा ना? -1 इसलिए आएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट एक करना केस है। में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, तो वो माइनस उसको R-1 से मल्टीप्लाई नहीं वो करेंगे? मैं बताता हूँ आप एक और बार देखो, ही समझा सकते हो। प्लीज एक बार और समझाइए नहीं। एक बार और सुनो। जैसे एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि मैं चाहूँ तो एक ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 2 ऑब्जेक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 10 के 10 ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किस बंदे को करना है वो भी मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो O3 मैंने P2 को दे दिया, मतलब एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से सेलेक्ट होके आता ना इस 10 ऑब्जेक्ट्स में से, तो मान लो O3 आया होता तो वो O3 P2 को दे दिया। मान लो 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होके आया होता इन 10 ऑब्जेक्ट्स में से O4 और O7 आया होता, तो मैं चाहता तो O4 और O7 दोनों P1 को दे दिया होता। ऐसे ही 10 ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने थे O1 O2 O3 टिल O10 तक, तो जैसे मान लो O1 O2 O3 P1 को दे दिया, O4 O5 P3 को दे दिया, O7 O8 P5 को दे दिया, P6 को O9 P7 को O10, सर P4 खाली है, P2 भी खाली है। हाँ, सर इसमें दो जनों को सेम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं क्या? 2 जनों को सेम ऑब्जेक्ट्स कैसे दूंगा? मतलब जैसे सर जैसे सेकंड या फर्स्ट वाले में हमने किया था ना सर, वो RR वो वाला। तो बताया था कि क्यों गलत वो होगा वैसे। नहीं, n⁻²। 2 जने को सेम ऑब्जेक्ट तो हम कभी भी नहीं दे सकते ना। 2 जने को एक ही ऑब्जेक्ट में कैसे दे दूंगा? सर वो सेकंड केस में आपने बताया था वो गड़बड़ हाँ, क्यों है, n⁻²। हाँ तो वो n⁻r क्यों नहीं होता, मैंने वो एक्सप्लेन किया था। सो अब देखो, कभी भी क्वेश्चन में हमारे एटलीस्ट आ रहा हो
तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए? एग्जैक्ट में केसेस में कन्वर्ट ब्रेक करके। करके। तो देखो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने ऐसे सोचा कि एक काम करते हैं, एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केस 1, केस 2, एग्जैक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, केस 3, एग्जैक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसे कितने केस बनेंगे बताओ? n केस बनेंगे। जैसे मान लो केस n बोल फिर वो दिया, n-1 पावर में था क्या? क्या हुआ? सर जो आंसर नहीं, बोला नहीं, था आपने स्टार्टिंग में वो, और अच्छा -1 अलग से था। एग्जैक्ट हाँ तब n ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट किनको करना है? वही r पर्सन्स को, p1, p2, p3 टिल pr, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो एग्जैक्ट 1 ऑब्जेक्ट को सर अगर इसमें मेरे हमें इसका ये नहीं है क्या, मतलब कितने ऑब्जेक्ट एक बार में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है? यहाँ पे मैंने केसेस लेके रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया ना। मतलब जैसे केस 1 में क्या हो गया कि एग्जैक्ट 1 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, केस 2 में क्या हो गया कि एग्जैक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, केस 3 में क्या हो गया कि एग्जैक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। सार समझ में आया? हाँ प्लीज सर। ओके, सो हमारे पास देखो टोटल n ऑब्जेक्ट्स थे। तो सर जब पर मैं क्वेश्चन में ऐसा नहीं है क्या कि सारे n के n डिस्ट्रीब्यूट होने ही चाहिए? नहीं, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है, एटलीस्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो केस 3 तक था कि ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब केस 4 में क्या है? एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आई बात? हाँ सर, किसी को बाकी भी कितने भी स्टूडेंट्स, मिल सकते हैं, हाँ बस 1 मिलना चाहिए ऐसा। हाँ ओके, तो सारे बच्चों को क्लियर है क्या 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 बोला जा रहा है? हाँ यस हाँ सर। सर। ओके, अब देखो पहले केस 1 है कि एग्जैक्ट एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो n ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट कौन होगा वो पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एनी नंबर ऑफ NC1, ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? एक ऑब्जेक्ट आ गया और उसको मेरे को इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे पास उस एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं? N. पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पर्सन्स कितने सामने बैठे हैं? आर आर ऑप्शन पर्सन्स बैठे हैं, पर्सन। तो इनटू आर। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे लिखा? NC1 इंटू आर। हाँ अच्छा, एग्जैक्ट 2 ऑब्जेक्ट सर, पर मुझे शायद क्वेश्चन नहीं समझा। जो अभी एक पर्सन को सिलेक्ट करके या तो बाकी के पर्सन जो होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा ना पर? हाँ, बाकी के पर्सन तो कुछ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई हुआ ना। अच्छा, बाकी के ऑब्जेक्ट पे ही है क्या? ओके समझा। मैं ये समझ के चल रहा था कि हर पर्सन को एक मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं, सर वो इंटू R आर क्यों किया? हाँ इंटू आर इसलिए किया क्योंकि जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया था, अभी तो मैंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है NC1 वेज से। सर अब R मेरे में पास, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक ऑब्जेक्ट, इसलिए वो इंटू R लिखा ना, हाँ इंटू आर। तो उसको RC1 भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर, वही पूछ रहा था, मतलब एक को नहीं, सिलेक्ट। RC1 नहीं लिख सकते, केवल आर ही लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी क्यों। पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट देखो उसके जब बाद तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब वो RC1 लिखने से बाकी केसेस में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बाकी केसेस में प्रॉब्लम आएगी। एग्जैक्टली सर एक बार बता कि वो आर क्यों लिखा, वापस बताओ। जब मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट आ गया तो मेरे को क्या करना है कि
पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे पास कितने पर्सन के ऑप्शंस थे? आर पर्सन के ऑप्शन थे, हाँ सर। तो इसलिए Okay, sir. इनटू आर। सर तो RC1 क्यों नहीं किया पर? अभी बता रहा हूँ RC1 क्यों नहीं किया। अब देखो, दूसरे ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स? पहले उसको सेलेक्ट करूंगा, NC2। अब मेरे हाथ में 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 मान लो। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास कितने ऑप्शंस थे? R R और R-1 ऑब्जेक्ट 2 के पास कितने ऑप्शंस थे? आता है क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगेन आर, क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हर एक पर्सन को बस एक ही जितना मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। सर वो R इंटू आर क्यों आया? R इंटू आर इसलिए आया क्योंकि देखो, जैसे मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 आया हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट 3 के पास कितने ऑप्शंस होते? R ऑप्शंस होते। हाँ जैसे मान लो ऑब्जेक्ट 3 मैंने P2 को दे दिया, अब ऑब्जेक्ट 4 के पास कितने ऑप्शंस होते? R अगेन R होता, क्योंकि वो P2 के पास भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकते हैं। जा सकता है। मैंने ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बोला है ना कि Like two objects बंदे को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता। समझ में आई बात? यस सर। सर एक और बार प्लीज बताइए। देखो, ये R क्यों हुआ ये बताऊं? सर वो दूसरा वाला पहला वाला को समझ। देखो, दूसरे वाले में क्या हुआ कि पहले 2 ऑब्जेक्ट्स हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हम लोग ने n में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए NC2 वेस से, ठीक है। अब जैसे मान लो वो ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4 सेलेक्ट हुए, अब ऑब्जेक्ट 3 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्जेक्ट 3 के पास कितने ऑप्शंस थे? पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 टिल पर्सन R ऑप्शंस थे। ऑब्जेक्ट 4 के पास कितने ऑप्शन थे? उसके पास भी R ऑप्शन थे, तो इंटू R स्क्वायर। यस सर समझ गया। ऐसे ही एग्जैक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स। सर वो NC2 में हमने मतलब परम्यूट क्यों नहीं किया, इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग बस पहले 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को ना। हाँ 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 सर, हाँ हाँ हाँ। उसकी परम्यूट की अभी जरूरत नहीं है। फिर अब तीसरा क्या होता है? NC3, मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, अब सबके पास कितने कितने ऑप्शंस होते हैं? R इंटू R इंटू R, तो NC3 इंटू R क्यूब। ऐसे ही एग्जैक्ट n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए n में से n को सेलेक्ट कर लिए होते, और हर के पास कितने ऑप्शन होते? R रेस टू n ऑप्शन होते। अच्छा, केसेस, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता है? केसेस ऐड हो जाते हैं। हाँ सर, बाइनोमियल सीरीज बन जाती है। हाँ, NC1 इंटू R प्लस NC2 इंटू R स्क्वायर प्लस NC3 इंटू R क्यूब टिल NCn इंटू R रेस टू n। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता? अब ये पता है, बस इसमें एक टर्म मिसिंग है। कौन सा टर्म मिसिंग है? NC0 R रेज टू 0। NC0 मिसिंग है। NC0 ऐड कर दूं और NC0 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां से लेके यहां तक 2 रेस टू 1 प्लस R होल रेस टू n का एक्सपेंशन बन गया। अग्री करोगे बाइनोमियल थ्योरम से? अच्छा हाँ यस सर।
और NC0 क्या है 1, तो -1। ये आंसर आ गया, इतना रिड्यूस होके आ गया। ठीक है, 1 + r होल रेज टू n -1। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, अब तुम सोचो कि यार ये तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, मतलब क्या मैं इसको अदर वे राउंड एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या इतने हाँ छोटे सर, फॉर्म में? तो ऑब्जेक्ट्स को एक और ऑप्शन दे देंगे हाँ, कि अब नहीं देखो जाने मेरे का। पास पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 टिल पर्सन r है, और मैंने एक बॉक्स रख लिया। ये पता है सर कैसा पर्सन बॉक्स को है? ही बॉक्स मान लो। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें अगर आप कुछ डोनेशन दोगे तो ये वापस मालिक के पास चला जाएगा। ठीक है, इस बॉक्स में अगर कोई भी आइटम आप डालोगे तो वो एक तरीके से घूम फिर के मेरे पास ही आ जाएगा। यस सर, मैंने भी ऐसे किया था, 1% 0 जिसको देने का मतलब हमने दिया ही नहीं। हाँ, मतलब ये तुम बॉक्स समझ लो, या ऐसा समझ लो कि एक मेरा ही बंदा खड़ा हुआ है, डमी पर्सन। हाँ ठीक है, सर, ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि R ऑप्शंस थे, एक ऑप्शन उसमें से नहीं देने का हो गया। नहीं हेलो, तो देखो अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? सर आप अब मेथड 2 वापस बताओ ना स्टार्टिंग से। मेथड 2 में जैसे मान लो r पर्सन्स है और एक अलग से बॉक्स बना दिया। वो बॉक्स कैसा बॉक्स है कि इसमें अगर तुम कुछ ऑब्जेक्ट दोगे इस बॉक्स को, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास ही आ जाएगा। वो मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, या तुम ऐसा समझ लो कि कोई एक डमी पर्सन खड़ा है यहाँ पे, अगर इसको मैंने कोई ऑब्जेक्ट दिया तो वो अंत में वापस लाके मेरे को ही दे देगा। वो वापस लाके मेरे को ही दे देगा, तो वो वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा। हाँ एक सर, तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब क्या होना कि P1 से लेके PR तक में किसी को मिल जाना। डिस्ट्रीब्यूट होने का यही मतलब होता है कि P1 से लेके PR तक में किसी को मिल जाना। समझ में आई बात? हाँ हाँ अब देखो, अब मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट 1। कितने ऑब्जेक्ट्स थे? n ऑब्जेक्ट्स थे। तो पहले ऑब्जेक्ट्स के लिए अब कितने ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग बॉक्स? R+1, ऑब्जेक्ट 2 के लिए, R+1, ऐसे ही ऑब्जेक्ट n के लिए R+1, r+1 ऑप्शंस थे। एक केस ऐसा सर ये डमी का नहीं समझा मुझे, क्या मतलब कर रहे हो? वही। डमी का ये मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठाया और उस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से O2 और O8 को मैंने बॉक्स में डाल दिया था। बाकी जो से 8 ऑब्जेक्ट्स थे उनको इनके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो होता क्या कि जब पूरा के पूरा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, तब मैं वापस जाके इस बॉक्स में से O2 और O8 ला देता। सर तो एक मतलब तरीके एक से इमेजिनरी पर्सन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। हाँ, मतलब मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसको दिया तो सही सामान, लेकिन वो वापस लाके मेरे को दे देगा एट द एंड ऑफ द डे वो वाला सामान। ठीक है, तो फिर एक तरीके से क्या हुआ कि O2 और O8 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बाकी सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए पर्सन्स के बीच में, R पर्सन्स के बीच में। सर हाँ,
सर वो जो बॉक्स वाला है वो आर पर्सन्स के साथ इंक्लूडेड है। मतलब वो आर पर्सन है और उसके साथ एक डांट पेटी भी डाल दी है सर तो बॉक्स। वो R+1 में जो 1 है वो बॉक्स है क्या? हाँ, R+1 में जो 1 है वो ये बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया सबको? तो पहले पर वो ऑब्जेक्ट के बॉक्स डाला क्यों है वो नहीं समझा। अगर एक बॉक्स में ऑप्शन नहीं, ऐसा है ना जिसमें कोई नहीं जा सकता, मतलब कोई ऑब्जेक्ट। अगर मैं बॉक्स नहीं डालता, अगर मैं बॉक्स नहीं डालता और P1 से लेके PR तक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते ना। एक एक करके हाँ ऑब्जेक्ट्स में दे रहा होता तो किसी ना किसी को तो मिल रहा होता ना। हाँ लेकिन मैंने बॉक्स जब डाल दिया तो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट O4 है तो O4 मैंने बॉक्स को दे दिया, मतलब मेरे को O4 किसी को देना नहीं था। तुम ये सोचो, ये O4 मेरे को बहुत कीमती था, वो किसी को देना नहीं था तो मैंने O4 बॉक्स में डाल दिया। तो एट द एंड जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब P1 P2 और PR जो अपना अपना सामान लेके चले जाएंगे तब मैं बॉक्स में से वापस निकाल के O4 अपने पास रख लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि O4 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। सर मतलब किसी को नहीं देना उसको हमने एक 1 लिया है ना। हाँ, किसी को नहीं देना। ओके, और एंड में मतलब सब किसी को भी नहीं मिले वो एक माइनस कर देंगे बस। हाँ हाँ, ओके समझा अभी। ठीक है। तो तो ये R+1 इंटू R+1 इंटू R+1 ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे? n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। कितनी बार होंगे? n बार होंगे। अच्छा, इसमें एक केस ऐसा भी होगा जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स में ही डाल दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा लालच आ गई मेरे में, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने बॉक्स में डाल दिया। तो फिर उसका क्या मतलब होता? उसका तो ये मतलब होता कि मैंने कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं वापस बॉक्स खोल के लाता तो O1 से लेके O10 तक सब कुछ अपन के पास आ गया, मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या था? मेरे क्वेश्चन में था कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब अगर मैं कोई नेता हूं तो कम से कम एक मिठाई तो बांटूंगा ना। वन ऐसे का। इसलिए उस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 1 किस लिए था? कि ऑल कुछ भी ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट ना करने के लिए। आर केप्ट इन बॉक्स। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स में डाल दिया, मतलब जीरो डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, जीरो डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग था। तो बच्चों एक बार ये बताओ कि ये चीज समझ में आई तुम लोग को? यस सर। तो यस हाँ। सर समझा। सर इस केस के लिए बट फिर ऑब्जेक्ट्स पर्सन से ज्यादा होने पड़ेंगे ना ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो सर, R क्योंकि प्लस, आप बोल रहे हो कि सारे आर पर्सन्स को ऑब्जेक्ट दे दिया और जो बच गए वो बॉक्स में डाल दिया ना। नहीं नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं बचे बोला। हुए नहीं। मैं क्या बॉक्स भी एक ऑप्शन है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि सारे R पर्सन्स को एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया। मैं क्या बोला कि ऑब्जेक्ट 1 उठाया, उसके लिए मेरे पास R+1 ऑप्शंस होते हैं। बॉक्स 2 उठाया, उसके पास भी मेरे लिए R+1 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें ऐसा भी सिनारियो हो सकता था कि किसी को दो ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, किसी को एक भी ना मिले और कुछ बॉक्स में भी चला जाए। ओह अच्छा सर। ठीक है, मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, तो इन पंटर्स में उसके कुछ, इन पीपल में उसके कोई पंटर लोग हैं, ठीक है, नेता है
और कुछ पंटर लोग हैं के, तो अब नेता के पास से 10 कुछ भी 10 फ्रूट्स नहीं, थे, ठीक है, 10 फ्रूट्स हैं। तो अब नेता भी चालू है, वो सोचेगा कि कुछ मेरे को भी वापस मिले और मेरे पंटर लोग को से मैं थोड़ा ज़्यादा दे दूं। तो ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि नेता एक बॉक्स बना ले अपने लिए, उसके से 2 पंटर लोग हैं, P1 और P2। तो मान लो F1, F2, F3 इसको दे दिया, F4, F5 इसको दे दिया, ठीक है, F6 और F7 यहाँ पे दे दिया, और 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 फ्रूट्स अपने सर लिए ये रख लिए। आप वही केस समझा रहे हो ना? हाँ ये आप भी ऊपर वाली केस समझा रहे हो ना? हाँ, ऊपर वाला ही समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि 10 फ्रूट्स थे, तो एक तरीके से नेता ने कितने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए? 7 ही डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि 3 तो इसके पास वापस आने 3 हैं ना, बॉक्स में। 3 बॉक्स में 3 इसके पास वापस आना है। अच्छा, ये लोग इनको खाने के लिए दिए हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खाने के लिए दिए हैं, क्योंकि ये लोग इनके पंटर लोग हैं और ये नॉर्मल पब्लिक है, एक एक दे दिया, और कुछ पब्लिक को तो कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ वापस चले गए। समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन? हाँ सर, ओके, सो दिस वाज केस 4, ये केस 4 था। सो अब मैं अगर चारों केस को समराइज करूं, एक केस 5 भी होगा, लेकिन उससे पहले अपने चारों केस को समराइज करते हैं। तो पहला है कि अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और हम लोग को 10 पर्सन्स को देने हैं, वो भी एक एक। each to one, कुछ गलत इंग्लिश लिखी है ना, 1 to each लिखना चाहिए, हाँ सर, 1 to each। तो सबको एक एक ऑब्जेक्ट्स मिलना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल। दूसरा सीन क्या देखा? 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अच्छा इसमें ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड, और 7 पर्सन को देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है कि हर पर्सन को कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस थे? 7, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास 7, ऐसे ही 10 ऑब्जेक्ट के पास, 10वें ऑब्जेक्ट के पास 7, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता? 7⁻10। फिर तीसरा केस, जैसे तीसरा क्या क्वेश्चन हो सकता था कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और 13 पर्सन्स को सर डिस्ट्रीब्यूट पर करना सेकंड है। वाले में ये है ना कि हर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लिखा है ना ऑल डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, हाँ सर, ऑल डिस्ट्रीब्यूट करना है, 13 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एटमोस्ट 1, हर को एटमोस्ट 1 मिले। तो ये वैसा वाला केस हो गया कि 13 में से किसी 10 को एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले 13 में से कौन वो 10 लोग होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया, और 10 लोग हो गए और 10 सेलेक्टेड लोग हो गए और 10 ऑब्जेक्ट हो गए, तो उनको अरेंज कर दिया इनटू 10 फैक्टोरियल। सर अभी इधर एटमोस्ट नहीं है, तो जो हमारा लास्ट केस है वही है ना? मतलब क्या हुआ? इधर अगर एटमोस्ट नहीं लिखा तो फोर्थ केस ही हुआ ना ये? एक नहीं, सेकंड केस हो जाएगा।
अगर एटमोस्ट नहीं लिखा तो फिर ये सेकंड केस हो जाएगा। तो थर्ड वाला वापस बताओ ना। थर्ड वाले में क्या है कि 10 ऑब्जेक्ट है और 13 लोग खड़े हैं उस ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करने के लिए, और सबको मतलब एटमोस्ट एक मिलना चाहिए, मतलब एक या उससे कम मिलना चाहिए। ओके। तो मतलब इसका क्या मतलब होता कि 10 लोग को एक एक ऑब्जेक्ट मिल रहे होते और 3 लोग को कुछ नहीं मिल रहा होता। यस सर। तो 13 में से मैं 10 पर्सन को सेलेक्ट कर लिया होता जिनको मिलना ही है। जिनको मिलना ही है, और ओके। उनको सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया होता 10 उसको फैक्टोरियल बेस पे, अरेंज कर दिया। ओके अरेंज सर। कर दिया। फोर्थ पार्ट है 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, at least one to be distributed, at least one to be distributed, और 7 पर्सन है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है on any person, on any number of object to a person। ठीक है, तो क्योंकि एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 7 पर्सन के साथ अपना एक खुद का बॉक्स इंक्लूड कर लिए होते हैं, खुद एक बॉक्स हो जाता। तो इससे क्या होता, 8 कैंडिडेट्स खड़े हो जाते। अब पहले ऑब्जेक्ट के लिए 8 लोग थे, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए 8 लोग, ऐसे ही ऑल 10, मतलब 10th ऑब्जेक्ट के लिए 8 लोग। और इसमें एक केस ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने बॉक्स में ही डाल दिए, लेकिन हम लोग को तो एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, तो -1, विच मीन्स 8 raised to 10 - जोड़ 1। देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ में आ गई। यस सर। चलो, अब हमारा केस 5 है। सर 1 मिनट, वो केस 1 वाला समरी दिखाओ। हो गया सर? हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं केस 5 पे। सो केस 5 जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो केस 5 में क्या है कि 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं से, और इसको से 9 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एटलीस्ट 1 की जगह कुछ और होगा। ऑल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड, सर और हर एक को एक एटलीस्ट मिलना चाहिए। हाँ, ईच पर्सन शुड रिसीव एटलीस्ट 1, ईच पर्सन शुड रिसीव एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, 4 केस क्लियर है ना, केस 1 से लेकर केस 4 तक। हाँ ओके, अब कभी कभी क्या होता है, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे मान लो पर्सन 1, पर्सन 2 टिल पर्सन 9 है, तो क्या है कि सबको एक ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो मिलना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि सबको पहले एक एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो एक तरीके से 9 ऑब्जेक्ट्स एग्जॉस्ट हो गए, अब बचे क्या, 3। सर फिर रिमेनिंग वो हर 3, रिमेनिंग को 9 ऑप्शंस में करके कर देते हैं।
हाँ, अब रिमेनिंग तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्या होता, तो वो बंदा क्या सोचता कि सब पहले 12 में से 9 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूं मैं, और उन 9 ऑब्जेक्ट्स को एक एक सबको दे दूं। तो इंटू 9 फैक्टोरियल, अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हाथ में, अब मैं 3 ऑब्जेक्ट्स को, जैसे पहले ऑब्जेक्ट के पास मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, 9 ऑप्शन, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होते, 9 ऑप्शन। तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होते, 9 ऑप्शन, ठीक। तो ये वो आंसर लिखता, एंड दिस इज रॉन्ग। ये जो चीज है ये रॉन्ग है। मतलब लॉजिकली तो बहुत सही लग रहा है हम लोग को कि भाई 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे को 9 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं हर एक पर्सन को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट पहले दे दूं, 12 में से 9 सेलेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट मैं दे दूं, और बाकी के रिमेनिंग 3 मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें गलती क्या हो रही है, एक्चुअली यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग है। वो क्यों, वो तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो P1 है, P2 है, P3 है, टिल P9 है। सबसे पहले ये समझ में आया कि ये मैंने क्या किया है। यस हेलो बच्चों, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को कि ये मैंने क्या किया, ये जो येलो पार्ट हाँ था तुमको, यस सर यस सर मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि 12 में से 9 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि 9 पर्सन्स थे और सबको मैंने सोचा कि पहले एक ऑब्जेक्ट बांट दूं, फिर उन 9 ऑब्जेक्ट्स को 9 पर्सन्स में अरेंज कर दिया। फिर अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट बचे, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए 9 ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट 2 के लिए 9 स्टार्टिंग ऑप्शंस। से रिपीट कर दो ना सर। सर स्टार्टिंग से बता दो ना केस वाइज, मेरा पूरा लैग हो गया। What is the difference between case 4 and case 5? The difference between case 4 is, case 4 में at least one object is to be distributed, and case 5 में all objects should be distributed. Case 4 में क्या था कि no restriction on any number of object to a person. केस 5 में क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है कि हर पर्सन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ये डिफरेंस है। हाँ, तो केस 5 क्या है, केस 5 में हमारे पास से 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हर एक पर्सन को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। अब देखो, जैसे पहले मैं क्या करता, 12C9 से मैं 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा होता। मेरे पास कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो O1 से लेके O12 तक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने जैसे मान लो जो 12 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट, जो 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए, वो से O1 से लेके O9 तक सेलेक्ट हो गए मान लो, और मैंने सबको एक एक दे दिए, O1, O2, O3, O9 ऐसे दे दिया। P1 को O1 दे दिया, P2 को O2 दे दिया, P3 को O3 दे दिया, P9 को O9 दे दिया। उसके बाद
9 इंटू 9 इंटू 9। तो अब जैसे मान लो मेरे पास O10, O11, O12 बचा है, तो से मैंने O10 P1 को दिया, O11 भी P1 को दिया और O12 P2 को दिया। इतना समझ में आया? तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली P1 को ये 3 मिले, P2 को ये 2 मिले, P3 को ये मिला, ऐसे ही P9 को ये मिला और बाकी सबको भी ये सब मिलते गए। इतना समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो है इसमें एज एक केस काउंट होगा या एक वे काउंट होगा, जो भी कहो तुम। अच्छा, मैं अगर ऐसे लिखूं P1 सर वो P2, ऊपर वाला रॉन्ग क्यों है? वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके। P1 P2 P3 टिल P9 ये पर्सन है। अच्छा, मैंने क्या किया होगा कि सिर्फ 12C9 में से जो 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, वो पता है सेलेक्ट होके कौन आ गया होगा? तो मान लो सेलेक्ट होके O10, O11, O3, O4 से O9 तक आ गया हो, मान लो सेलेक्ट होके ये 9 ऑब्जेक्ट, और हाँ मैं सर, इनको फिर सेम होगा समझो। उनको ऐसे हाँ, सर। डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, O9। अब बचा कौन? बचा जो है, अगर तुम देखोगे तो O1, O2 और O12 बचा है। O1, O2 और O12 बचा है। तो जैसे मान लो मैंने O1 नहीं, एक चीज गलत कर दी, O10 सर आपने यहाँ पे, एक्चुअली सर O12 सेलेक्ट करना होगा या यहाँ पे O10 को सेलेक्ट किया, O12 को सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे O11 बचा, O2 बचा, O3 बचा। अब मैंने सोचा कि ठीक है, O11 सॉरी सर O3 O1 होगा ना? O1 होगा ना, O1 होगा। तो सर मैंने सोचा O1 कि और O3 नहीं रहेगा। सर O1, O2 और और O3 उधर हाँ। O12 हो सॉरी जाएगा। बचेगा O1, तो फिर से बना। O2, O12, ठीक है, ये बचेगा। अब मैंने से सर 11 ना? O12 सेलेक्ट किया है पहले, कहाँ? O11 बचेगा सर। नहीं, तुम इसको देखो, इसको देखो बस, ओके। ठीक है, इसको मत देखो, इसको देखो। अब O1, O2, O12 बचा है, तो मान लो O1 को मैं P1 को ही दे दिया होता, O2 को मैं P2 को ही दे दिया होता, यहाँ पे O12 होता, यहाँ पे O11 होना चाहिए था, और O11 को मैं P1 को दे दिया होता। तो अगर तुम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीके से सेम डिस्ट्रीब्यूशन है कि P1 को ये 3 मिल रहा है, O1, O10, O11, P2 को O2, O12 मिल रहा है, P3 को O3, P9 को O9 एंड सो ऑन, बाकी सबको सेम मिल रहा है। तो ये वाला जो सेकंड वाला मैंने लिखा है, ये भी इसमें एज अ डिफरेंट वे काउंट हो रहा होता, एज वन डिफरेंट वे काउंट हो रहा होता। हाँ सर। जबकि हो क्या रहा है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सर। क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो कभी भी याद रखो, अगर मान लो ये समझ में नहीं भी आया एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं, जो ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया नहीं आया, नो इशू। इस बात को याद रखो कि कभी भी अगर हम लोग को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है,
to some persons so that each one receives at least one object. तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सबको पहले एक एक ऑब्जेक्ट दे दूंगा और उसके बाद बचे हुए को एट रैंडम किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। उससे क्या होगा, ओवर काउंटिंग होगी। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि इन दिस केस we won't distribute one objects to each 9 persons first. and then distribute remaining objects without any restriction। ठीक है, it will lead to what? Over counting। it will lead to what? Over counting। इतनी बात समझ में आई? कितने लोग को ये समझ में आ गया? जो सर समझा। एक बार सर, chat box में समझा बताओ। सर। समझो। हाँ सर। समझा। ठीक है, तो क्या नहीं करना है बस ये समझ लो। जिसको नहीं समझ में आया उसको क्या नहीं समझा बस ये समझ लो कि अगर मेरे को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि सारे बच्चों को या सारे पर्सन्स को एटलीस्ट एक एक ऑब्जेक्ट्स मिल जाए। तो मैं क्या नहीं करूंगा कि मैं सबको एक एक ऑब्जेक्ट नहीं दूंगा। मतलब मैं क्या नहीं करूंगा कि सबको एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया और फिर बाकी रिमेनिंग जो है एज सच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उससे जो नंबर आएगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ केस से बहुत बड़ा आएगा, जो एक्चुअल नंबर ऑफ आंसर होना चाहिए। तो अब इसका प्रॉपर वे क्या होगा? सर हाँ, मतलब हम पहले से ही सब पर्सन्स को एक एक टॉप ऑब्जेक्ट भी नहीं दे सकते और प्लस जो बचे हुए हैं वो भी हाँ, उनको वापस दे नहीं सकते। हाँ। तो फिर अगर इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर बाकी जो बचे हैं उनका क्या करेंगे? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में तो समझो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स बच गए तो उनका क्या करेंगे? मैंने ऐसा कहीं थोड़े बोला है कि केसेस equally बना के distribute करना किया है। पड़ेगा ना। मैंने ऐसा तो अरे नहीं बोला हाँ। ना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने तो बस क्या बोला कि सबको एटलीस्ट एक मिलना चाहिए। अच्छा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है? सबको बराबर मिलना चाहिए। हाँ। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर वे? द प्रॉपर वे इज, पहला है फर्स्ट फाइंड ऑल possible cases using non-increasing order technique। सर पर इसमें लगाएंगे कैसे? बता रहा हूँ, इसकी टेंशन मत लो। पीछे से 1 1 1 1 देते जाएंगे ना। यूजिंग नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर टेक्निक, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, यूज ग्रुपिंग। मतलब हर एक केस के कारण कितने ग्रुप्स बन रहे हैं वो लगाना है। तो जो ग्रुपिंग का हम लोग ने सीखा था ना लास्ट क्लास में, उसका यूज कहाँ आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है। देखो, अगर तुम रिमेनिंग मतलब बाकी के केस 4 तक देखोगे तो वहाँ पे कहीं भी ग्रुपिंग का यूज नहीं आया है। कहीं भी हम लोग ने ग्रुपिंग का यूज किया क्या? ग्रुपिंग या डिवीजन का? एंड थर्ड सिनेरियो इज, नो सर, नहीं यूज किया। डिस्ट्रीब्यूट दोज फॉर्म्ड ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूट दोज फॉर्म्ड ग्रुप्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में एक खास बात होती है
कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस number of persons and number of objects are very close to each other. मतलब उनकी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ? कम केसेस बनाने के लिए. केसेस कम बनने चाहिए. नहीं Yes, तो वो sir. क्वेश्चन फिर हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. मतलब करने को तो कर सकेंगे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन फायदा नहीं. चलो ये लिख लिया. सर 1 मिनट. सर एक मिनट. हो गया सर. चलो तो अब देखो क्या कह रहा था मैं. अब मैं ये कह रहा था कि उस क्वेश्चन को करते कैसे. तो क्वेश्चन था, जैसे हमारा क्वेश्चन यही था ना कि 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 9 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ईच should get at least one object. और यहाँ पे क्या है? All objects should be distributed. तो देखो मैं केसेस फॉर्म करूंगा. देखो हम लोग केसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हायर नंबर से. हाँ पहले तो हायर नंबर क्या होगा वो हमको पता है. कहाँ से पता चलेगा? लोअर सर नंबर से. पीछे से 1 1 1 भरते हैं. जैसे सबको 1 डाल देंगे फिर 3 देखिए 4 कितना 5 बचेगा. 6 7 8 8 लोग को 1 डाल दिया तो इधर 4 हो जाएगा. ठीक है. मतलब तुमको पता चलेगा कि जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. 4. केस 1 तुमको ये पता चल गया 4 1 1 1 1 ये सब है. ऐसे ही अब केस 2 में मैं क्या करूंगा? केस 2 में 3. हाँ 3. 4 को 3 2 3 में 1 करूंगा. 1 1 1. अब 3 2 1. 3 कॉमा लगा देता हूँ. 2 1 1 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. केस 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1. कितने हुए? 5. ठीक सर एक और. केस हो गए ना. हाँ 9 हो सर गए. बस और नहीं बनेंगे. अब इससे ज्यादा तो केस नहीं बन सकते. ठीक है. हाँ सर इससे ज्यादा नहीं होगा. ओके तो देखो पहला स्टेप क्या था? केसेस फॉर्म करना. दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स करना. तो देखो इसके नंबर ऑफ सर ग्रुप्स आपने कितने होंगे? किस बेसिस पे फॉर्म किया वो समझा नहीं. केसेस मैंने इस बेसिस पे फॉर्म किए. पहला केस समझ में आया कैसे लिखा? नहीं सर. देखो मैंने पहले सबको 1 1 1 1 लिख लिया. 9 लोग थे तो 8 लोग को 1 1 1 1 लिख लिया तो 8 बन गया. तो टोटल 12 बनाना है हमको क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट्स है ना. यस सर. तो फिर यहाँ पे 4 लिख लिया. ओके सर. फिर उसके बाद क्या करते हैं? जैसे इसको एक कम करते हैं तो इसको 3 कर दिया. अब तुमको पता है कैसे सोचना है कि यहाँ पे 3 हो. अब देखो मेरे पास ऐसा भी सोचना हो सकता था कि यहाँ पे 3 मैं चाहता तो लिख सकता था. तो तुमको इस वे से सोचना है कि भाई 12 है, 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और 9 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना है.
मतलब और सबको कम से कम तो एक मिलना चाहिए, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स को कहीं एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा एडजस्ट करना है तुमको। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, तो मैंने जैसे इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स इसको अकेले को दे दिया, यहाँ पे क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट इसको दिया एक्स्ट्रा और 1 ऑब्जेक्ट इसको एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मैं यहाँ पे भी 3 लिख दिया होता तो मतलब मैं 2 इसी को दे दिया होता, तो 4 ऑब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा बना दिया होता, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर यहाँ पे एक इसको, एक इसको, एक इसको एक्स्ट्रा। चलो, now we are talking about what? Number of groups. तो number of groups याद है, सिखाया था पिछले क्लास में। हाँ सर, पिछला क्लास जो है वो नंबर 9 ऑफ ग्रुप्स पे ही था। फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल होल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 factorial raised to 9 8 8 into 8 factorial इंटू 8 फैक्टोरियल। जैसे मान लो ये n1 आ गया नंबर ऑफ ग्रुप। सर यहाँ हमने ग्रुपिंग वाला क्यों लगाया? हाँ, ग्रुपिंग वाला क्यों यूज किया? मैं ऐसे सोचूंगा ना कि एक बंदे को 4 दूंगा, एक को एक, एक को एक, एक को एक, एक को एक, ऐसे। तो एक ग्रुप हमको 4 ऑब्जेक्ट का बनाना है, दूसरा ग्रुप एक अच्छा, ऑब्जेक्ट का, हाँ, तीसरा हाँ। ग्रुप एक ऑब्जेक्ट का, और फिर वो मैं पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ऐसे ही n2 क्या होता हमारा, ऊपर तो 9 फैक्टोरियल ही होता। सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा? अभी डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, 3 फैक्ट, अभी स्टेप वाइज चल रहा हूँ। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 फैक्टोरियल रेज टू 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये n2 हो गया। n2 मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स। ऐसे ही n3 में कैसे लिखता, 9 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब, 1 फैक्टोरियल होल रेज टू 6, फिर 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स विथ रेस्पेक्ट टू केस 3। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, यूज ग्रुपिंग। तो अब क्या करना है, सर डिस्ट्रीब्यूट। हाँ सर, ग्रुपिंग में तो मतलब जो ऊपर फैक्टोरियल होता था वो टोटल का होता था ना, तो 12 फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा 9 की जगह? क्या हुआ सर अरे 12। हाँ सॉरी हाँ ये गलत हो गया। यहाँ पे 12 फैक्टोरियल होगा बच्चों, यहाँ पे 12 होगा ग्रुपिंग में। हाँ ऑब्जेक्ट्स 12 है। यस सर। तो कहाँ लिखा था, यहाँ पे, ये 12 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब देखो सर वो क्या हुआ, सर 8 की पावर, जो पावर है वो फैक्टोरियल बना के मल्टीप्लाई क्यों किया? वो याद है कि इस फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे जब सेम रहता था। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, हाँ डिवीजन ऑफ अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स तो ग्रुप। डिस्टिंक्ट है ना। हाँ, नहीं, वन हाँ वाला सर, वो कॉर्नर 1 1 कॉमन 1 है। 1। ग्रुप की साइज तो सेम है अच्छा, ना। हाँ सर, ठीक है, यस सर अब याद देखो है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन में जितने ग्रुप्स होते थे उतने ही पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था। तो देखो हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, 9 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो D1 क्या होता, D1 जो होता वो एक तरीके से N1 इंटू 9 फैक्टोरियल होता। अग्री करोगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स हाँ सर, यस सर। इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे D2 क्या होता, N2 इंटू 9 फैक्टोरियल।
और D3 क्या होता, N3 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ways of distribution, this will be D1 plus D2 plus D3, मतलब 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, N1 plus N2 plus N3। ठीक है, तो ये लंबा वाली चीज कब, ये लंबी वाली चीज कब होगी, ये लंबी वाली चीज तब होगी जब हम लोग को जब हम लोग को हर पर्सन को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट देने हैं, जब हम लोग को हर पर्सन को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट देना है। सर ये आपने जो असाइनमेंट दी थी उसका स्टार्टिंग का ही कोई तो क्वेश्चन था ऐसा, सेम तीनों ऐड करके। हो सकता है, पर उसमें आपने नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था। हाँ तो सर यहाँ एक पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, ऐसे ब्लॉक्स थे 5-6। सर मैं वो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन है 6 different books to be distributed between R, S, G if 3 each child gets at least one book। हाँ तो ये इस तरीके से होगा। हाँ सर, ठीक है, किया था मैंने, मतलब ऐसे ही। हाँ सही है। तो इतना समझ में आ गया सब बच्चों को हाँ कैसे होगा? सर सर वो केस है वो 4113211 एक बार बता सकते हैं क्या वो 411? सर ये 411 और 3211 ये केसेस लिए आपने, वो एक बार बता सकते हो कैसे लिए? वो कैसे केसेस लिया? देखो शायद आपने वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, एक बार डाउट लेक्चर में समझाया था तो बच्चों ने मिस किया होगा। अच्छा देखो, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, एक बार सब लोग सुन लो, इसको भी नहीं आता। से मैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। से मेरे को 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन में करना है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे मान लो मैं A B C ऐसे लिख लूँ, 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन में। तो अब केसेस लेने पड़ेंगे कि किसको कितना मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा दिया हो कि एटलीस्ट 1 टू ईच, 1 ऑब्जेक्ट टू ईच। तो मैं क्या करता कि सबको पहले एक एक लिख दिया होता। अब टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे 3 लिख दिया होता। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट में देखो तो ये कैसा है, एक नॉन इंक्रीजिंग चीज है। नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि या तो डिक्रीज करे या तो कांस्टेंट रहे, या तो डिक्रीज करे या तो कांस्टेंट रहे। तो देखो जैसे 3 से 1 में डिक्रीज कर गया और 1 से 1 में कांस्टेंट रहा। अब केस 2 में लिखता, पहले मैं 3 से अब नीचे आ जाता, 2 पे आता। तो मैं ऐसा सोचता कि क्या 2 और 2 हो सकता है क्या, पहले ऐसे सोचता मैं। तो अगर 2 और 2, पहले मेरे को यहाँ पे इक्वल करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। तो 2 2 1 चल सकता है। लेफ्ट साइड में सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करना है ना? हाँ सर लेफ्ट साइड में सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करना है ना?
हाँ, लेफ्ट साइड में सबसे हाईएस्ट से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में वो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा वो डिटरमाइन किया ना पहले। तो इसको मैंने लोएस्ट दे दिया, इन दोनों को लोएस्ट दे दिया, तो जो बचेगा वो लेफ्ट साइड में हाईएस्ट होगा। फिर उसके बाद 2 2 1। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता और यहाँ पे 1 लिखता तो फिर यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए था। अब ये इस केस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है 2 2 1, और ये वैसे भी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है नहीं, तो इस केस को नहीं लेता। अब वैसे अब इसके बाद का केस कोई बन नहीं रहा होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही केस बन रहे होते, ये 2 केस। तो ऐसे ही मैंने वो वाला केस लिया, अब तुमको समझ में आएगा थोड़ा। ये मेथड सर बिना लाइक क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है ना? मतलब सर क्योंकि वाले? जो आपने DPP 1 में क्वेश्चन दिया था, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी मेल्ड इफ देयर आर 3 हाँ सर वो क्वेश्चन में सेम मेथड है सर उसमें भी, और उसमें हाँ सर आपने आपने ही वो बताया क्वेश्चन था। में ही तो समझा था यही ये मेथड, method। हाँ यही मेथड था वो भी। हाँ, सर in how ने many उसी ways? में तो बताया था। हाँ, आप जब उसी DPP में तो पढ़ाते थे तभी बताया हाँ, था। मैं डाउट्स करा 5 रहा था उसका। letters can be sent through 3 mailboxes. हाँ, तो उसका मैंने 2 तरीका बताया था, एक तो केसेस लेके बताया था, और एक एक आज किया जो आज की केस 2 है वो। सेकंड केस जो किया आज हमने हाँ R⁴n। हाँ, तो उस वो केसेस लेके मैं वो सिखाना चाहता था कि नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में केसेस कैसे लेते हैं। सर वो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब केसेस लेना मतलब सीखना बहुत चाहिए। सारे कंसेप्ट है। चलो, तो ओके, तो आज हम लोग ने एक तरीके से क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है। तो कल मेरा क्लास है, तो कल मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Identical. लाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। सर ये डिवीजन भी है क्या आइडेंटिकल का? नहीं, हाँ, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो अच्छा, बुकलेट में अब क्या करना है, तुम लोग को स्टेट लेवल कंप्लीट कर लो, ठीक है, बुकलेट में। और सर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्टेट लेवल के? हाँ, सारे हो जाएंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है ना, वो थोड़ा आगे का टॉपिक होता है, तो जो पहले पढ़ा उसी से स्टेट लेवल हो जाएंगे। सर स्टेट लेवल वो NCERT टाइप है क्या? तुम लोग की शीट जो हम लोग को मैं शीट देता हूँ ना, वो मतलब थोड़ा CT टाइप। अच्छा सर कुछ क्वेश्चन वो स्टेट लेवल जैसे ही होते हैं वो? हाँ, स्टेट लेवल जो है एक तरीके से वही CET टाइप होता है ना। हाँ सर, स्टेट का मतलब क्या होता है? हाँ सर वही हुआ। और J लेवल में 1 से 20 तक कर लो पहले, ठीक है। ये कब तक करोगे? क्रिसमस नहीं भाई, परसों तक। आज कौन सा डे है? परसों ही क्रिसमस है। हाँ ठीक है, चलो, तो थर्सडे को 10 PM तक कंप्लीट कर लो। सर थर्सडे तो कल ही थर्सडे कल है मतलब। यार फ्राइडे तक 10 PM को कंप्लीट कर लो। थैंक यू सर हमें क्रिसमस का कुछ वेकेशन है? एक दिन है। क्रिसमस की एक दिन छुट्टी है बस, और कुछ नहीं है। पिछला वीक वैसे भी क्लासेस बहुत कम ली थी। क्लास पहले वाले वीक में क्लासेस कम ली थी, पिछले वाले में। क्रिसमस की एक दिन की छुट्टी है बस, और बाकी दिन तो क्लासेस आई।
सर लेकिन वो एक दिन की जगह भी संडे को क्लासेस रख दिए। अब वो तो केवीपीवाई का है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हाँ। हैं, क्योंकि केवीपीवाई आ रहा है अब 31 जन को है, तो 31 को तो आ रहे हैं 31 जन को सर संडे KVPY को बस केवीपीवाई का ही है, हाँ केवीपीवाई का क्लास है बस, रेगुलर नहीं है जेई रेगुलर क्लास वाला। नहीं है, नहीं केवीपीवाई का है। और क्या कह रहा था कि एक बुक खरीद लो, मतलब ये चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस के लिए एक बुक आती है, संडे को आपका क्लास है? संडे को मैथ्स का क्लास हाँ है, वो है। केवीपीवाई का है। नहीं वो सर, मैं मैथ्स और केमिस्ट्री भी है। मैथ्स और केमिस्ट्री वही है। वो केवीपीवाई लेक्चर है। ऊपर लिखा है उसमें हाँ सर केवीपीवाई है, दोनों केवीपीवाई के ही। हाँ, तो सेंगेज की एक बुक आती है ग्राफ्स की, ठीक है, सेंगेज की ग्राफ्स की एक बुक आती है, सर ये अरिहंत में इसको बाय टॉपिक कर लो। होगा ना? हाँ अरिहंत में टॉपिक रहेगा ना सर? अरिहंत की में ये टॉपिक मतलब ग्राफ्स, जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक होती है उसमें ग्राफ का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस सीखने के लिए, ठीक है। तो सेंगेज की एक ग्राफ की बुक आती है, ठीक है, तो इसको जो है तुम लोग परचेज कर लेना। सर पीएनसी के बाद कैलकुलस चालू होगा? हाँ पीएनसी के बाद कैलकुलस चालू होगा, और सर दूसरे ट्रैक हमारा में ट्रैक दूसरे टू ट्रैक चालू होने वाला था ना कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अच्छा ओके सर, थैंक यू। सर अगले हफ्ते से ही कैलकुलस चालू हो जाएगा? हाँ सर अगले हफ्ते से ही चालू होगा क्या कैलकुलस? कैलकुलस, हाँ मतलब अगले हफ्ते में हो सकता है कि एक क्लास में पीएनसी का ले लूं, मतलब मोस्टली स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखा है, विल यू टीच दीज टॉपिक्स ड्यूरिंग नॉर्मल लेक्चर्स? मतलब समझा नहीं मैं, क्या लिखा है? तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 पूछ रहा होगा। नहीं, और किसी ने कुछ SS012 कौन है? सर वो श्रेयांश होगा। श्रेयांश क्या पूछ रहा है? सर वो जो केवीपीआई का लेक्चर में आप जो पढ़ा रहे हो, वो ये जो कैलकुलस आपने जो पढ़ा रहे हो, तो केवीपीआई में जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हो वो बाद में पढ़ाओगे ना? केवीपीआई में जो टॉपिक आना है वो हमारा जेई का पार्ट नहीं होगा। ओके ठीक है, दैट वोंट बी पार्ट ऑफ जेई। सर कैलकुलस 12th में आता है ना? हाँ 12th में आता है, लेकिन को 11th के एंड से स्टार्ट कर दिया जाता है। सर हाँ सर आप बुक भेजोगे क्या? मतलब ऑथर कौन है? आपको कुछ बुक आइडिया? का ऑथर ये जी तेवानी। ब्लू कलर की बुक है क्या सर? ब्लू कलर की है। एक मिनट सर आप कवर पेज का फोटो भेज देना। सर और एक अरिहंत की भी है, प्ले विद ग्राफ्स करके। हाँ अरिहंत की है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जी तेवानी, देखो ये बुक है वो, ठीक है, नहीं सर, ब्लू कलर की। ठीक सर देखिए। हाँ सर दिख गई। ठीक है, सर एक मिनट, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज के लिए। सर बस एक चैप्टर की इतनी बड़ी बुक है। ये एक चैप्टर, तुम ये मत समझो कि ये एक चैप्टर है, ये जो है तुम्हारे कैलकुलस का फाउंडेशन बिल्ड करेगा।
कैलकुलस मतलब सब में एप्लीकेशन है ना कैलकुलस का? हाँ, कैलकुलस एक तरीके से कैलकुलस में टोटल 10-11 चैप्टर्स हैं और मतलब ग्राफ्स एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं होता है मैथ्स में। सर एक लेकिन मिनट वापस चालू करो ना वीडियो। अरे मैं लिंक भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सर तो 11th के कितने चैप्टर्स बाकी है? देखो यार, जेई में कोई 11th 12th नहीं होता है हमारा, ओके सर। कोई अलग से डिस्टिंक्शन नहीं करते। अब तुम लोग का देखो किस फ्लो में चलेगा, 2 ट्रैक्स चलेंगे, ट्रैक 1 और ट्रैक 2। तो ट्रैक 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रैक 2 में इंटीग्रल कैलकुलस, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सर उसी में 2-3 महीने लग 2-3 महीने नहीं, 6-7 महीने लगेंगे इसमें, इस पूरे में, ठीक है। लिमिट्स डेरिवेटिव से पूरा एंड तक। हाँ, फंक्शन से स्टार्ट करते हुए पूरा। फिर ट्रैक 2 में तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा पूरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर्स होते हैं। सर फिर ये कौन से टीचर लेंगे? ये गौरव श्रीवास्तव गौरव सर। श्रीवास्तव सर। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद तुम्हारा आएगा, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एक चैप्टर आता है। ओह फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फिर उसके बाद वेक्टर 3D आता है। मैथ्स में भी तो वेक्टर्स है? वेक्टर 3D तो लास्ट में होगा ना एकदम। फिर इसमें इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाते हैं ट्रैक 1 में। फिर इधर जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब जिसका ट्रैक मतलब इनमें से जिसका पहले खत्म हो जाए फिर वो बाकी के जो बचे हुए चैप्टर है वो करा देते हैं। सर जनरली पोर्शन कब तक खत्म हो जाता है जेई का? जेई का पोर्शन तुम समझो कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर एंड तक खत्म। ओके। सर फिर उसके बाद बस टेस्ट्स होते हैं? टेस्ट और रिवीजन क्लास लगते हैं। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होते हैं और बाकी दिन रिवीजन क्लास लगता है। सर यही जो आपने चैप्टर दिखाया वो हाँ, वो जो चैप्टर दिखे वही अभी रह गया ना जेई के सिलेबस। हाँ, ओके चलो ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ मीटिंग। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।